एक फिल्म जिसे बनाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी लोगों तक पहुंचने में हुई। पहले इसका नाम था गल्लूघारा, फिर बना पंजाब 95 और आखिरी में रिलीज हुई सतलुज के नाम से। ना कोई बड़ा ट्रेलर, ना कोई मार्केटिंग, ना कोई प्रमोशन, बस एक प्रेस रिलीज आई और फिल्म चुपचाप ZEE5 पर ड्रॉप हो गई। लेकिन असली ट्विस्ट उसके बाद आया। करीब 48 घंटों बाद फिल्म इंडिया में ZEE5 से भी गायब हो गई, जबकि बाकी दुनिया में ये स्ट्रीम होती रही। तो सवाल यह है, आखिर एक फिल्म के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी रिलीज खुद उसकी कहानी से भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। आज बात करेंगे सतलुज की, उसकी स्टोरी की, उसके सेंसरशिप बैटल की और उस डिबेट की जो शायद फिल्म से भी काफी बड़ी बन चुकी है। अगर आपको पता हो और लगता हो कि सतलुज सिर्फ एक पॉलिटिकल फिल्म है, तो शायद आपको इसकी असली कहानी नहीं पता। यह किसी काल्पनिक कैरेक्टर की कहानी नहीं है, यह इंसानी हकों के लिए लड़ने वाले जसवंत सिंह खालड़ा की लाइफ से इंस्पायर्ड है। 90s का पंजाब, एक ऐसा दौर जहां एक तरफ मिलिटेंसी थी और दूसरी तरफ उसे खत्म करने के लिए चल रहे थे बड़े पुलिस ऑपरेशंस। इस पूरे दौर में हजारों परिवारों ने आरोप लगाया कि उनके अपने लोग अचानक गायब हो गए। कई लोगों को कभी ऑफिशियली गिरफ्तार किया ही नहीं गया, लेकिन वो घर भी कभी वापस नहीं लौटे। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सवाल जिसने एक बैंक कर्मचारी की पूरी जिंदगी बदल दी। जसवंत सिंह खालड़ा ना कोई बड़े नेता थे, ना कोई फुल टाइम एक्टिविस्ट। वो बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने शमशान घाटों के रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। उन्होंने इन रिकॉर्ड्स को सरकारी डेटा से मैच किया और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उनका दावा था कि सिर्फ 3 शमशान घाटों में 2000 से ज्यादा ऐसी बॉडीज का अंतिम संस्कार हुआ जिन्हें लावारिस बताया गया था। बाद में पूरे पंजाब का डेटा जोड़कर उन्होंने करीब 25,000 इलीगल क्रिमेशंस का दावा किया। सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर ये लोग सच में विदेश चले गए थे जैसा पुलिस क्लेम कर रही थी जब उनके लोग उनके बारे में पूछने आते थे, तो फिर इनके नाम शमशान घाट के रजिस्टर में कैसे थे? और यही सवाल सतलुज की पूरी कहानी बन जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको इमोशंस फोर्स नहीं करती। ना लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा आपको, ना स्लो मोशन हीरो एंट्री मिलेगी, ना फिल्मी स्पीच मिलेगी, सिर्फ सन्नाटा, साइलेंस। और वही साइलेंस सबसे ज्यादा डराता है। फिल्म की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है जहां रात के अंधेरे में पुलिस की जीप खेतों के बीच से गुजर रही है। जीप में बैठे लोग कुछ ही मिनटों बाद लाश बनने वाले हैं। ना कोई डायलॉग, ना कोई म्यूजिक, बस खामोशी। और यही पूरी फिल्म का टोन सेट कर देती है। देखिए, दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म में कई जगह उन लोगों की असली तस्वीरें भी इस्तेमाल की गई हैं जो उस दौर में लापता हुए थे। यानी यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास को विजुअल फॉर्म में रिकॉर्ड करने की कोशिश भी है। दिलजीत दोसांझ ने जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार निभाया है और ऑनेस्टली ये शायद उनके करियर की सबसे मैच्योर परफॉर्मेंस है। उन्होंने इस कैरेक्टर को कभी सुपर हीरो नहीं बनाया, वो बिल्कुल एक आम इंसान लगते हैं जो धीरे धीरे एक ऐसी लड़ाई में उतर जाता है जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि दिलजीत ने इस फिल्म के लिए अपनी फीस भी नहीं ली थी, क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था। जैसे जैसे जसवंत की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, उन्हें लगातार डेथ थ्रेट्स मिलने लगते हैं। उन्हें कनाडा में असाइलम तक ऑफर किया जाता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर वो एक पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और पंजाब सरकार जिम्मेदार होगी। कुछ समय बाद उनका अपहरण हो जाता है और उनकी बॉडी आज तक नहीं मिली। आप यकीन कर सकते हैं, बॉडी ही नहीं मिली। लेकिन फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद उनकी पत्नी परमजीत कौर की लड़ाई शुरू हो जाती है, जो सिर्फ एक दुखी पत्नी बनकर नहीं रहती बल्कि पूरे केस का अहम हिस्सा बन जाती है। दूसरे हाफ में अर्जुन रामपाल एक CBI ऑफिसर के रोल में आते हैं जो इस पूरे मामले की जांच करते हैं। और यहीं से कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर सच तलाशने की बन जाती है। लेकिन सतलुज की सबसे बड़ी कहानी स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन के बाहर शुरू होती है। फिल्म 2023 तक लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन रिलीज नहीं हो पाई। पहले इसका नाम बदला गया, फिर अलग अलग रिपोर्ट्स आने लगी कि CBFC ने कभी 21 कट्स, कभी 60, कभी 85 और आखिर में 127 कट्स तक की मांग कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सुझाव बेहद चौंकाने वाले थे, जैसे पंजाब शब्द हटा दीजिए, पंजाब पुलिस का जिक्र
कम कीजिए, कुछ जिलों के नाम हटा दीजिए और यहां तक कि जसवंत सिंह खालड़ा का नाम भी हटाने की बात कही गई। फिल्म के डायरेक्टर हनी त्रेहान लगातार कहते रहे कि फिल्म में दिखाई गई ज्यादातर घटनाएं पहले से ही कई रिकॉर्ड्स, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया। फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की लाइनअप से आखिरी वक्त पर हटाए जाने की खबरें भी सामने आने लगी और ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी कि जो डायरेक्टर हैं हनी और दिलजीत दोसांझ, दोनों ने कहा कि अगर फिल्म 127 कट्स के साथ ही रिलीज होगी तो वो अपने नाम तक को हटाने के लिए तैयार है, लेकिन कहानी उस हालत में रिलीज नहीं करना चाहते थे। फिर आया 3 जुलाई 2026 का वो दिन, बिना किसी प्रमोशन के सतलुज G5 पर रिलीज हो गई। लोगों ने देखना शुरू किया, रिव्यू आने लगे, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई इस मूवी को लेकर, लेकिन करीब 48 घंटों बाद फिल्म इंडिया में G5 से हटा दी गई। हालांकि G5 ग्लोबल पर अब ये अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि हटा दी गई है, अवेलेबल है ग्लोबली, लेकिन इंडिया से हटा दी गई है और यहीं से शुरू होती है नई कंट्रोवर्सी। लोग पूछने लगे, अगर फिल्म दुनिया के बाकी देशों में मौजूद है तो सिर्फ इंडिया से क्यों हटाई गई है? इंडिया के लिए तो बनाई गई थी। लेकिन ये लीगल इशू था, क्या लाइसेंसिंग प्रॉब्लम भी थी या फिर कुछ और अब तक इसका कोई क्लियर पब्लिक एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया है। फिल्म हटने के बाद दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक लाइन लिखी, आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, व्हाट हैपेंड टू सतलुज इज व्हाट हैपेंड टू कालरा। यानी जो जसवंत सिंह खालड़ा के साथ हुआ, कुछ वैसा ही इस फिल्म के साथ भी हो रहा है। और देखिए, दिलचस्प बात यह भी रही कि रिलीज होने से पहले एक इंस्टाग्राम लाइव में दिलजीत ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें शक है कि फिल्म शायद ज्यादा दिन प्लेटफॉर्म पर नहीं रहेगी, और हुआ भी वही। उसके बाद एक बार फिर इंस्टाग्राम पर दिलजीत ने अपना जो दर्द है वो बयान किया और कहा कि देखिए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो मूवी आ चुकी है, मुझे बस यही था कि एक बार मूवी आ जाए, और मूवी आ चुकी, लोगों ने डाउनलोड कर लिया, लोगों ने देखना शुरू भी कर दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतिहास पर बनी ऐसी फिल्मों को, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, लोगों तक पहुंचने देना चाहिए या नहीं, या फिर सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पर एक्स्ट्रा कंट्रोल जरूरी है? एक पक्ष कहता है ऑडियंस खुद डिसाइड करेगी कि उसको क्या देखना है, क्या नहीं देखना। दूसरा पक्ष मानता है कि ऐसी फिल्मों का सोशल और पॉलिटिकल इंपैक्ट भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है, सतलुज अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये इंडियन सिनेमा में सेंसरशिप, क्रिएटिव फ्रीडम और हिस्ट्री को कैसे दिखाया जाए, उस बहस का हिस्सा बन चुकी है। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।